ये किस्सा है 90 के दशक का। अमृतसर के खालना गांव में पैदा हुआ लड़का बड़ा होकर बैंक की नौकरी करता है। वहां नौकरी के दौरान एक ऐसी समस्या आई जिसने उसे पुलिस और सिस्टम के खिलाफ ले जाकर खड़ा कर दिया। नाम था जसवंत सिंह खालना, जिसे ये पता चला कि ऐसे कई लोग बैंक पहुंच रहे थे जिनके पास अपनों का डेथ सर्टिफिकेट नहीं था, पर वो पैसे निकालना चाह रहे थे। जसवंत को लगता है कि आखिर भारी संख्या में ऐसी समस्या क्यों आ रही है। वो इसकी खोजबीन अपने स्तर पर शुरू करता है। कभी शमशान घाट तो कभी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता है और 16 जनवरी 1995 को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2 चौंकाने वाले दावे करता है। पहला, जून 1984 से दिसंबर 1994 तक दुर्गियाना मंदिर घाट में 300, पट्टी में 1991 से 94 के बीच 538, तरन तारण में 700 और अमृतसर जिले में अकेले करीब 2000 लावारिस बॉडी जलाई गई। दूसरा, करीब 25,000 लोगों के साथ गैर कानूनी तरीके से बर्ताव हुआ जो सरकार की ओर से प्रायोजित था। अब सवाल था, ये लोग आखिर हैं कौन? जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है पता चलता है इनमें से कई अलग पंजाब की मांग करने वाले लोग थे। इनकी नाराजगी ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद बढ़ने लगी थी, जिसके बाद उन्होंने पहले सिख बॉडीगार्ड को इंदिरा गांधी के खिलाफ उकसाया और फिर पंजाब में इसकी मांग बुलंद करने लगे थे, जिसे रोकने का जिम्मा मिला था तब के डीजीपी केपीएस गिल को। सूची संख्या बड़ी और आरोप गंभीर थे, इसलिए केपीएस गिल को खुद सफाई देनी पड़ती है। वो कहते हैं, हजारों सिख युवा फर्जी दस्तावेजों के जरिए विदेश जा चुके हैं, जिनकी गुमशुदगी को जसवंत सिंह खालना पुलिस पर थोपने लगे हैं। पर जसवंत सिंह खालना ने फिर भी अपनी आवाज बुलंद रखी। नतीजा, पुलिस जसवंत सिंह खालना पर सख्ती बरतना शुरू कर देती है। ये सच था कि वहां खालिस्तानियों की दहशत इतनी बढ़ गई थी कि वो तब के सीएम बेअंत सिंह तक की सुरक्षा में सेंध लगाकर उन्हें मार देते हैं, जिसके बाद तो पुलिस खालिस्तानी समर्थकों पर कहर बनकर टूट पड़ती है। 6 दिसंबर 1995 को जसवंत सिंह खालना को कार धोते वक्त घर से पुलिस उठा लेती है। पत्नी दरबदर की ठोकरें खाती है, पर कुछ पता नहीं चलता। परमजीत कौर सीधा अदालत का दरवाजा खटखटाती हैं। वहां से सीबीआई जांच का आदेश आता है और फिर खुलासा होता है। कुछ दिन बाद एक शाम डीएसपी जसपाल सिंह, अरविंदर सिंह, सुरेंद्र पाल सिंह, जसबीर और पृथ्वीपाल ने उसके साथ थाने में गलत व्यवहार किया और फिर उसे ले जाकर नहर में फेंक दिया। सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर 2 दोषियों को उम्र कैद और 4 को 7 साल की सजा मिलती है। हाई कोर्ट में मुकदमा जाता है तो एक आरोपी बरी हो जाता है और 7 साल की सजा पाने वाले 4 आरोपियों को उम्र कैद मिलती है। सुप्रीम कोर्ट भी साल 2011 में इस फैसले को बरकरार रखता है और अपनी रिपोर्ट में मानता है कि 2097 बॉडी को लावारिस बताया गया। नतीजा, साल 2022 में घल्लू घारा नाम की मूवी के लिए सेंसर बोर्ड को आवेदन दिया जाता है, पर सेंसर बोर्ड 21 कट और मूवी का नाम बदलने समेत कई आदेश देता है। नतीजा, इस फिल्म का नाम पंजाब 95 रख दिया जाता है। कनाडा के टोरंटो में इसे प्रीमियर करने का प्रोग्राम बनता है, पर भारत की आपत्ति के बाद ये नहीं हो पाता। आखिर में 3 जुलाई को यह फिल्म G5 पर रिलीज होती है। इसके लीड एक्टर दिलजीत लोगों से अपील करते हैं, इसे देख ले, नहीं इसे डिलीट किया जा सकता है, और अगले 48 घंटे में ही फिल्म हटा दी जाती है। मेकर्स कोर्ट जाने की बात करते हैं, पर सरकार दावा करती है कि इसमें कुछ ऐसा दिखाया गया है जो सुरक्षा के लिहाज से बड़ा मामला है। पंजाब चुनाव में इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। अब तय आपको करना है कि गलत क्या है और सही क्या है। कुछ लोग ये भी दलील दे रहे हैं कि जब एक पक्षी कहानी बताने वाली केरल स्टोरी और कश्मीर फाइल्स रिलीज हो सकती है तो ये क्यों नहीं। पर उन फिल्मों और इसमें आसमान जमीन का फर्क है। जहां मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ जाता है, कहानी बदल जाती है।